नमस्कार साथियों, डीएम कोचिंग क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं दीपक सर आपके लिए लेके आया हूँ सिटीजनशिप पर क्लास नंबर 3। यानी कि हमने पिछली दो क्लासों में यानी कि क्लास नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन सिटीजनशिप, यानी कि नागरिकता क्या है इसके बारे में हमने इसको डिस्कस किया था। क्लास नंबर 2 में हमने डिस्कस किया आर्टिकल, यानी कि 5 से लेके 11 जो आर्टिकल है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप से रिलेटेड है उनके बारे में डिस्कशन किया था। आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है सिटीजनशिप एक्ट 1955, यानी कि 1955 का सिटीजनशिप एक्ट। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्विजिशन एंड लॉस, यानी कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 क्या कहता है। 1955 का सिटीजनशिप एक्ट कहता है एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि किस तरीके से हम भारत की नागरिकता को अपना सकते हैं और भारत की नागरिकता को खो भी सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्विजिशन की क्या है। 5 वेज, 5 तरीके हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बाय बर्थ यानी कि जन्म से, दूसरा बाय डिसेंट यानी कि वंश से हमें ये मिला हो, या तीसरा तरीका होता है रजिस्ट्रेशन पंजीकरण कराकर, या चौथा है नेचुरलाइजेशन यानी कि प्राकृतिक रूप से, या पांचवा है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, या किसी भी टेरिटरी या क्षेत्र को समाविष्ट करने के बाद। ये 5 तरीके से हम भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। इनको हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि बाय बर्थ। बाय बर्थ का मतलब होता है जन्म से, यानी कि बोर्न इन इंडिया, यानी कि कोई भी व्यक्ति है नहीं अगर भारत में जन्मा है, ठीक है, और जन्म का जो टाइम पीरियड है वो इसके बीच में होना चाहिए कि 26 जनवरी सन 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 यानी कि 1 जुलाई 1987 के बीच में अगर कोई भी बच्चा जन्मा है, उस कंडीशन में हम देखते हैं कि वो भारत का नागरिक होगा। लेकिन इसके लिए 3 कंडीशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखी गई है। अगर कोई भी व्यक्ति ये 3 कंडीशन को एक भी क्वालिफाई करता है तो वो भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकता है। कंडीशन नंबर 1 देखते हैं कि नेशनैलिटी ऑफ पेरेंट्स डज नॉट मैटर, यानी कि अगर किसी बच्चे का जन्म 26 जनवरी से लेकर 1 जुलाई 1987 के बीच में हुआ है, यानी कि 1950 से लेकर 1987 के बीच में हुआ है, तो वो ऑटोमेटिक भारत का नागरिक माना जाएगा और उसको अपने पेरेंट्स के भी कोई सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट भारत का नागरिक होगा। कंडीशन नंबर हम 2 देखते हैं कि 1 जुलाई 1987 से लेकर 3 दिसंबर 2004 तक, यानी कि अगर कोई भी बच्चा इस बीच में जन्मा है तो उसके लिए ये कंडीशन रखी गई है कि उनमें से या तो उसका फादर या मदर कोई भी एक क्या होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए, या तो फादर या मदर। कौन? वो बच्चे जो 87 से लेके यानी कि 1 जुलाई 1987 से लेके 3 दिसंबर 2004 के बीच में जन्मे हैं, जिन्होंने जन्म लिया है, तो उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी अगर उनके माता या पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक है। तो यानी कि कंडीशन नंबर 2 फुलफिल करने पे आपको मिल जाती है भारत की नागरिकता। तीसरी कंडीशन है यानी कि 3 दिसंबर 2004 से लेके टिल फर्दर नोटिस, यानी कि जब तक कोई अन्य नोटिस नहीं आ जाता तब तक, यानी कि फादर एंड मदर शुड नॉट इलीगल माइग्रेंट, यानी कि उनको भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन कंडीशन है कि भाई फादर मदर के पास तो होने चाहिए कोई ना कोई रेजिडेंस प्रूफ होना चाहिए इंडिया का, या सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो प्रूफ करे कि हाँ ये जो लोग हैं भारत के ही नागरिक हैं। लेकिन थर्ड कंडीशन कहती है कि फादर या मदर कोई भी क्या नहीं होना चाहिए, इलीगल माइग्रेंट्स नहीं हो सकते। यानी कि इलीगल माइग्रेंट्स का मतलब होता है एक ऐसा नागरिक या एक ऐसे व्यक्ति जो अपने पासपोर्ट खत्म होने के बाद भी भारत में लगातार रह रहे हैं, वो या किसी गलत कागज का इस्तेमाल करके या फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर इन्होंने भारत की नागरिकता को प्राप्त किया है, वो या किसी भी तरीके का लीगल तरीके से भारत में नागरिकता ले ली है। अगर ऐसा कोई नागरिक है या ऐसा कोई व्यक्ति है तो उनके बच्चों को प्रॉब्लम आती है भारत की नागरिकता मिलने में। अगर इलीगल माइग्रेंट नहीं है, लीगल माइग्रेंट है, तो वो उनको मिल जाती है भारत की नागरिकता। तो कंडीशन क्या जोड़ दी? कंडीशन जोड़ दी इलीगल माइग्रेंट्स नहीं होना चाहिए, यानी कि गैर कानूनन तरीके से प्रवासी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लीगल कानूनन तरीके से प्रवासी होना चाहिए, उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी।
तो बाय बर्थ के थ्रू हमने 3 कंडीशन देखी, जो कोई भी व्यक्ति 3 में से एक कंडीशन फुलफिल करता है उसको भारत की नागरिकता मिल जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुए सिटीजनशिप को लेकर, जिसमें हम देखेंगे यानी कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बाद भी लगातार अमेंडमेंट हुए, जैसे 1957 में, 60 में, 85, 86, 92, 2003, 2005, 2015 एंड 2019। 19 पे हम स्पेशल डिस्कशन करेंगे अपनी लास्ट क्लास में। इससे पहले हम देख लेते हैं कि इन कंडीशन में क्या क्या रखा गया है। ठीक है, तो हम देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है उन पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो 1986 का क्या है एक्ट, इसमें हम देखते हैं कि बोर्न इंडिया भारत में जन्मे होने चाहिए लेकिन 1986 से पहले। ठीक है ना, फादर शुड बी इंडियन, इसमें कंडीशन रख दी गई कि जो फादर होगा उसका भारतीय होना जरूरी है। लेकिन आगे चलकर ये बात कहीं ना कहीं जितने भी फेमिनिस्ट थे, जितने भी वुमेन सपोर्टर थे, इनको ये बात सही नहीं लगने लगी और उन्होंने आगे चलकर 1992 के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वुमेन को किया बहिष्कार। यानी कि हम देखेंगे इन्होंने ये कहा कि वुमेन को क्यों डिस्क्रिमिनेशन किया जाए, यानी कि अगर कोई मान लो भारत जाता है, बाहर जाने के बाद उनसे अगर कोई स्पाउस या कोई मैरिज कर लेते हैं तो उस कंडीशन में उनके अगर बच्चे जन्मे तो क्या उनके बच्चों को भारत की नागरिकता नहीं दी जानी चाहिए। तो इसी एक्ट को यानी कि इसी में संशोधन करने के लिए, इसी में सुधार करने के लिए जो 1986 ये था कि फादर का ही इंडियन होना जरूरी था, इस बात को काटकर आगे चलकर इस डिस्क्रिमिनेशन में यानी कि फादर और मदर दोनों में से कोई एक होगा तो भी सिटीजनशिप में यानी कि नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। पहली बार हम देखेंगे लीगल माइग्रेंट वर्ड जो यूज किया गया था 2003 के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट 2003 में इस बात को लागू किया गया। 2005 में हम देखते हैं कि OCI यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये बात डिस्कशन में रखी गई। दूसरी बात हम देखते हैं कि नॉट इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि क्या उन लोगों को भी भारत की नागरिकता मिल सकती है जो भारत में जन्मे हो। देखो मिल तो सकती है, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन केस आ जाता है। ये है एक एक्सेप्शन केस जहां पर भारत में जन्म लेने के बाद भी नागरिकता नहीं मिल सकती। कौन लोग हैं वो लोग हैं चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेन डिप्लोमेट, यानी कि उनके बच्चे जो फॉरेन डिप्लोमेट है यानी कि जो विदेशी राजनीतिक है, अगर उनके बच्चे भारत में जन्म लेते हैं तो उनको भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। दूसरा, चिल्ड्रन ऑफ एनिमी बोर्न इन इंडिया, यानी कि शत्रु के बच्चे, यानी कि जो शत्रुधर है, यानी कि मान लो पाकिस्तान के लोग हैं, भारत में रह रहे हो, भारत का उस समय पाकिस्तान से युद्ध चल रहा हो, उस कंडीशन में क्या उनको भारत की नागरिकता मिलेगी? तो बिल्कुल भी भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। यानी कि इन दोनों कंडीशन में अगर कोई भी बच्चा भारत में जन्म लेता है, यानी कि अगर वह शत्रु का कोई भी बच्चा है वो जन्म लेता है भारत में युद्ध के दौरान, तो उनको भी भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी और ना ही किसी भी फॉरेन डिप्लोमेट को। तो ये कंडीशन फुलफिल होते हैं, तो यहां से भी आपके बन जाते हैं क्वेश्चन। तो किसको नागरिकता नहीं मिल सकती जन्म लेने के बाद भी? फॉरेन डिप्लोमेट और जितने भी चिल्ड्रन है एनिमी के, शत्रु के, अगर वो भारत में जन्म लेते हैं तो उनको भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा बाय डिसेंट, यानी कि वंश से हम प्राप्त कर सकते हैं भारत की नागरिकता, यानी कि बोर्न आउटसाइड ऑफ इंडिया, यानी कि वो लोग जो भारत से बाहर जन्मे हो, ठीक है, बट पेरेंट्स आर इंडियन, लेकिन उनके जो पेरेंट्स हैं, माता पिता है, वो भारतीय हो। यानी कि मान लो अगर कोई इंडिया में रह रहा है नहीं, इंडिया के में पेरेंट्स थे लेकिन वो चले गए विदेश, विदेश जाने के बाद उनके बेबी होता है, बॉर्न करता है, यानी कि यूएस में चला जाता है। तो यूएस में जाने के बाद क्या उनको यूएस की सिटीजनशिप मिलेगी या भारत की? तो अगर ऐसी कंडीशन में भाई यूएस को भी कर सकता है वो, लेकिन इसको लिए भारत की जो सिटीजनशिप है उसको टर्मिनेट करना होगा। ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बाहर जन्म लेता है इंडिया से और उसके पेरेंट्स इंडियन हो तो क्या हो सकता है? तो इसके लिए भी रखी गई है 3 कंडीशन। पहला, उस बच्चे का जन्म 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992 यानी कि 1992 के बीच में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है और उसका फादर इंडियन है तो उस कंडीशन में उन बच्चों को सिटीजनशिप यानी कि भारत की नागरिकता
मिल सकती है। कंडीशन नंबर 2 क्या रख रखी है? कंडीशन नंबर 2 है, अगर किसी भी बच्चे का जन्म 10 दिसंबर 1992 से लेकर 3 दिसंबर 2004 के बीच में हुआ है तो उनमें से कोई भी फादर या मदर दोनों में से अगर कोई भी एक इंडियन है तो उनके बच्चों को भारत की नागरिकता मिल जाती है। अब ध्यान देंगे ना कि 1992 से पहले हम देखेंगे 86 के अंदर ये कंडीशन रखी गई थी कि सिर्फ फादर का ही होना, लेकिन आगे चलकर हम देखेंगे 1992 के एक्ट के दौरान के बाद हम देखेंगे जब ये कंडीशन लिखी गई थी कि सिर्फ फादर का ही इंडियन होना चाहिए तो इसमें 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया और आगे चलकर इसमें मदर को भी जोड़ा गया कि अगर मदर फॉरेन में आके सेटल हुए थे तो मदर के बेसिस पे भी बच्चों को नागरिकता दी जा सकती है। तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन है 3 दिसंबर 2004 से लेके अगले नोटिस तक, यानी अगर कोई बच्चा जन्म लेता है विदेश में, यानी कि अगर किसी बच्चे का जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद या उस दिन हुआ है उसके बाद क्या वो उनको भारत की नागरिकता मिल सकती है? तो ऐसे बच्चों को नागरिकता बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर वो चाहता है भारत की नागरिकता लेना, भाई नहीं बनेगी, ये चीज कंफर्म है कि उसको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। कब? अगर उसका जन्म 3 दिसंबर 2004 से लेके आगे कभी भी आएंगे, इवन आज 2021 तक में भी, तो ऐसे बच्चों को भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। लेकिन मिल सकती है कब? जब विद इन 1 ईयर ऑफ द डेथ ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड, यानी कि अगर कोई बच्चा जन्मा है उस जन्मे हुए बच्चे के 1 साल के अंदर अगर पेरेंट्स को नीड होती है टू गिव द रजिस्टर्ड एट द एंड इंडियन कॉन्सुलेट, अगर भारतीय वाणिज्य दूतावास में अगर पेरेंट्स बच्चे की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं उसके जन्म के 1 साल के अंदर तो उस बच्चे को भारत की नागरिकता आराम से मिल सकती है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं बाय रजिस्ट्रेशन, यानी कि पंजीकरण के द्वारा भी भारत की नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि इट अप्लाइज टू द पीआईओ, यानी कि ये अप्लाई किया जाता है पीआईओ के द्वारा, यानी कि पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। आपसे छोटे एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि पीआईओ होता क्या है, तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब वो व्यक्ति जिनका जन्म भारत में हुआ हो, यानी कि करंटली होल्डिंग सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, यानी कि पीआईओ वो लोग होते हैं जिन्होंने विदेशी सिटीजनशिप को होल्ड कर रखा हो किसी दूसरे, यानी कि मान लो कोई इंडियन है, जन्म इंडिया में हुआ लेकिन आज वर्तमान में किसी विदेश कंट्री के अंदर रह रहे, फ्रांस में रह रहे हो, यूरोप के किसी भी कंट्री में रह रहे हो, इटली में रह रहे हो या ब्रिटेन में रह रहे हो, तो ऐसे व्यक्ति पीआईओ कहलाते हैं। ठीक है, अब क्या इनको भारत की नागरिकता मिल सकती है? हाँ, इनको भारत की नागरिकता मिल सकती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। किस केस के अंदर? हम देखते हैं कि एक्सेप्शन जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, ईरान, भूटान, श्रीलंका और नेपाल, इन देशों को छोड़कर बाकी जितने भी विश्व के देश हैं, वर्ल्ड के जितने भी देश हैं, उन सभी को भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। किससे? रजिस्ट्रेशन के थ्रू। ठीक है, कंडीशन क्या क्या है, किन लोगों को मिल सकती है? पहला, हैव द इंडियन पासपोर्ट, इनके पास भारत का पासपोर्ट होना चाहिए। दूसरा, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स वाज बोर्न एंड परमानेंटली रेजिडेंट अनडिवाइडेड इंडिया, यानी कि जिस समय भारत का विभाजन नहीं हुआ था उससे पहले अगर किसी के पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के दादा परदादा अगर ये सब भारत में रह रहे हो जो अनडिवाइडेड इंडिया में होंगे, उनको भी भारत की नागरिकता रजिस्ट्रेशन के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा दी जा सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं और किसको दी जा सकती है? स्पाउस ऑफ अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि अगर कोई भी भारत का नागरिक हो, अगर उसका स्पाउस यानी कि हस्बैंड या वाइफ, यानी कि अगर लड़की है तो उसका हस्बैंड, अगर लड़का है तो उसकी वाइफ, अगर विदेशों में रह रहे हो, विदेशी से शादी हो गई तो उनको भी 7 साल भारत में रहना होगा, उसके बाद वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हुआ रजिस्ट्रेशन के द्वारा कंडीशन। अब एक एग्जांपल के द्वारा हम समझते हैं कि क्या है, इसका एग्जांपल है। एग्जांपल हम समझते हैं, 2 कपल हम लेते हैं, एक कपल जिसका नाम दे देते हैं ए एंड बी, यानी कि ए और बी एक कपल है, और एक तरफ हम कपल रख लेते हैं एक्स एंड वाई, यानी कि होता क्या है,
ये दोनों के दोनों कपल इंडिया से बिजनेस सिलसिले में विदेश जाते हैं और ये कनाडा जाके शिफ्ट हो जाते हैं, तो कनाडा में ये चले जाते हैं। ए और बी जो है कुछ साल कनाडा में रहते हैं, उनके बाद उनका बेबी हो जाता है, उनके बच्चा हो जाता है। अब इनके पास चॉइस होगी क्या उस बच्चे को कनाडा की सिटीजनशिप दिलाई जाए या इंडिया की सिटीजनशिप दिलाई जाए। फाइनली क्या होता है, इनका पासपोर्ट खत्म हो जाता है और ये वापस कनाडा से यानी कि ये कनाडा से इंडिया मूव कर जाते हैं। तो इंडिया मूव करने के बाद क्या करते हैं, ये अपने बेबी के लिए यानी कि या तो कनाडा के अंदर ही क्या कर सकते हैं, जो इंडियन कॉन्सुलेट होता है वहां पर अपने बेबी का बच्चे का सिटीजनशिप के लिए भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। या मान लो उनका बच्चा अगर 18 साल का या 18 साल प्लस का हो जाता है तो भी इनको रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिकता प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कपल नंबर 2। कपल नंबर 2 XY है और इनको भी बेबी होता है। इनका जो बेबी है उसका नाम मान लेते हैं हम Z। अब हम देखते हैं कि क्या इनको भी नागरिकता मिल सकती है, यानी कि ये इंडिया से गए कनाडा, कनाडा जाने के बाद ये वहीं सेटल हो गए कनाडा और काफी साल इन्होंने कनाडा में स्पेंड किए और कनाडा में स्पेंड करने के बाद इनका मन कनाडा में नहीं लगा और वापस ये इंडिया मूव करते हैं। तो क्या इस कंडीशन में भी इनको भारत की नागरिकता मिल सकती है? तो इनके लिए कंडीशन ये रख दी गई कि इनके पास OCI कार्ड होल्डर होने चाहिए। OCI मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड होना चाहिए। अगर इनके पास ये कार्ड होगा तो इनको नागरिकता मिल जाएगी। अगर नहीं है, मान लो इनके पास OCI कार्ड नहीं है, तो नहीं होने पर क्या होगा, इनको 7 साल तक ऑर्डिनरी रहना पड़ेगा और रहने के बाद इनको भारत की नागरिकता के लिए रजिस्टर्ड कर सकते हैं। दूसरा, अगर इनके पास OCI कार्ड है तो 5 साल तक इन्होंने होल्ड करा हुआ है इसको, तो इनको 1 साल भारत में रहना होगा और इसके बाद इनको नागरिकता मिल जाएगी। अब मैं बात करता हूं कि Z की, तो Z इनका जो बेबी था उनको भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी और इसको भी भारत में 1 साल तक रहना पड़ेगा और उसके बाद यानी कि या तो फादर या मदर दोनों में से कोई भी एक सिटीजनशिप हो गई इंडिया की, तो भी इनको 1 साल रहने के बाद भारत की नागरिकता मिल जाती है। तो इस तरीके से रजिस्ट्रेशन के द्वारा हम देखते हैं भारत की नागरिकता भी प्राप्त की जाती है और ये स्पेशली उनके लिए होती है जो PIO यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, लेकिन विदेशों में जाकर सेटल हो गए हो, इन्होंने विदेशी में जाकर इन्होंने विदेशी सिटीजनशिप को अडॉप्ट कर रखा है, होल्ड कर रखा है, तो उनके लिए ये तरीका है रजिस्ट्रेशन के द्वारा भारत की नागरिकता को प्राप्त करने का। नेक्स्ट देखते हैं हम नेचुरलाइजेशन यानी कि प्राकृतिकरण या प्राकृतिक रूप से कैसे पाए जाते हैं, यानी कि फॉरेन नेशनल यानी कि जितने भी विदेशी हैं हु डोंट हैव इंडियन ओरिजिन, जिनके पास इंडियन ओरिजिन नहीं है, क्या वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल, वो भी नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन रखिए। कंडीशन क्या है? कंडीशन नंबर 1 रख दी सबसे पहले कि 15 ईयर का रिकॉर्ड होना चाहिए, यानी कि भारत में भी 15 वर्ष तक रहना होना चाहिए। यानी कि शुरू के 1 से लेके 14 वर्ष के अंदर अगर हम देखें तो 1 से लेके 14 वर्ष के अंदर वो कम से कम 11 साल तक, यानी कि अगर 1 to 50 तक देखें तो क्या देखते हैं कि स्पेशली 15 साल तो जरूरी है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर 1 से लेके 15 साल तक भारत में रहता है और इस 15 साल के बीच में यानी कि शुरू के 1 से लेके 14 साल के अंदर वो भारत में आता भी और विदेश में भी रहता है, कुछ टाइम के लिए विदेश चला जाता है, कुछ टाइम के लिए इंडिया में रहता है, लेकिन इन 14 वर्ष के अंदर यानी कि शुरू के 15 सालों के अंदर जो स्टार्टिंग के 14 वर्ष है उसमें कम से कम उस व्यक्ति का भारत में लगातार 11 वर्ष तक का रिकॉर्ड होना चाहिए रहते हुए, और जो 15वां वर्ष है वो 15वां वर्ष एक भी मिनट के लिए विदेश नहीं जाना चाहिए। यानी कि वो 15वां वर्ष यानी कि स्पेशली 15 इयर्स पूरा का पूरा इन्होंने भारत में स्पेंड किया हो और इस तरीके से टोटल इन्होंने 12 साल कंप्लीट कर रखे हो शुरू के 15 वर्षों में से, तो ऐसे व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन क्या है? नेक्स्ट कंडीशन दे दी नॉन वन लैंग्वेज, यानी कि हम देखेंगे भारत की जो 8वीं अनुसूची है यानी कि 8th शेड्यूल के अंदर जो 22 भाषाओं का डिस्क्रिप्शन दे रखा है 22 लैंग्वेजेस का, इस 22 लैंग्वेज में से कोई भी एक लैंग्वेज उस विदेशी को आनी होनी चाहिए, तो भी इसको भारत की नागरिकता नेचुरलाइजेशन के द्वारा प्राप्त की जा सकती है।
तीसरी बात हम देखेंगे गुड कैरेक्टर, यानी कि भाई कोई भी देश नहीं चाहेगा कि अगर हम किसी भी देश को या किसी भी देश के व्यक्ति को अपने देश की नागरिकता दे रखी है तो कोई वो कैरेक्टरलेस या किसी क्राइम प्रोविजन का नहीं होना चाहिए, क्राइम प्रकृति का नहीं होना चाहिए। इसलिए ये भी देखना जरूरी होता है कि उसका कैरेक्टर सही हो। तीसरा हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ नेचुरलाइजेशन का, मतलब नेचुरलाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है क्या, यानी कि जो व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, और एक कंडीशन हमें ये समझनी है कि क्या भारत हर देश को ये नागरिकता देता है नेचुरलाइजेशन के द्वारा। तो सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना, अगर कोई भी देश भारत को नेचुरलाइजेशन के द्वारा नागरिकता प्रदान करता है, यानी कि अगर इटली भारत के नागरिकों को इटली की नागरिकता बाय नेचुरलाइजेशन के द्वारा दे रहा है तो इंडिया भी उनको देगा। अगर मान लो यूएस नहीं दे रहा भारत को तो भारत भी यूएस के नागरिकों को अपने देश की नागरिकता नहीं देगा। किसके द्वारा? नेचुरलाइजेशन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, यानी कि जब क्षेत्र समाविष्ट किया जाए, यानी कि किसी भी राज्य सीमा को भारत एक्वायर कर लेता है तो वहां के नागरिकों को भी नागरिकता देने का प्रावधान है। क्या है? इफ इंडिया एक्वायर एनी टेरिटरी, अगर भारत किसी भी देश की सीमा को एक्वायर कर लेता है तो उस कंडीशन में क्या होता है? एक्वायर्ड सिटीजन विल हैव टू अप्लाई फॉर सिटीजनशिप, यानी कि जो भी एक्वायर किए गए नागरिक हैं उन नागरिकों को भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अब क्या होगा इसके बाद? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव टू डिसाइड, लेकिन भारत को ये डिसाइड करना होगा या भारत सरकार को ये डिसाइड करना होगा किन लोगों को भारत की नागरिकता देनी है और किन लोगों को भारत की नागरिकता नहीं देनी। ये अंतिम निर्णय जो होता है भारत सरकार के हाथ में होता है। लेकिन इस टेरिटरी को एक्वायर करने के बाद जो उनके सिटीजन हैं वो अप्लाई करते हैं भारत की नागरिकता को प्राप्त करने के लिए, लेकिन अंतिम निर्णय होता है भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कि किसको नागरिकता देनी है और किसको नागरिकता नहीं देनी। तो यानी कि नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हमने अच्छे से डिस्कशन कर लिए, जिसमें सबसे पहले हमने देखा पहला बाय बर्थ जन्म से, दूसरा बाय डिसेंट वंश से, तीसरा रजिस्ट्रेशन इनके पंजीकरण के द्वारा, चौथा बाय नेचुरलाइजेशन प्राकृतिक रूप से या इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, यानी कि पांचवा था कि किसी भी क्षेत्र की समाविष्टि के आधार पर भी भारत की नागरिकता दी जा सकती है। अब अगला टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है लॉस ऑफ सिटीजनशिप। भारत की नागरिकता का क्या लॉस हो सकता है या किसी भी व्यक्ति से भारत की नागरिकता छीनी जा सकती है? तो बिल्कुल ये तरीका है, 3 तरीके। पहला रिनंसिएशन, यानी कि स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से, यानी कि सेल्फ डिक्लेयर कर दे कोई व्यक्ति इंडिया का, या भारत की नागरिकता कोई गिव अप कर दे, तो ऐसी कंडीशन में भारत की नागरिकता उससे खत्म हो जाएगी। इवन अगर वो व्यक्ति 18 साल से कम उम्र का भी है और उसने ये डिक्लेरेशन दे दी, गिव अप कर दिया इंडियन सिटीजनशिप का, तो इंडियन सिटीजनशिप उससे खत्म कर ली जाएगी। क्या वो व्यक्ति जिसने गिव अप किया है इंडियन सिटीजनशिप का, क्या उसको रिगेन कर सकता है? हाँ, एप्लीकेशन के द्वारा अगर उसको लगे कि यार मैंने गलत करा, भारत की नागरिकता त्याग कर मैं भारत की नागरिकता को फिर से प्राप्त करना चाहता हूं, तो वो दोबारा व्यक्ति एप्लीकेशन के द्वारा अपने आप को रजिस्टर कर सकता है और उसके बाद उसको भारत की नागरिकता मिल जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? आफ्टर अडॉप्टिंग अनदर कंट्रीज सिटीजनशिप, यानी कि अगर कोई व्यक्ति विदेश की नागरिकता को प्राप्त कर लेता है तो इस कंडीशन में ऑटोमेटिकली क्या होते है? उस व्यक्ति की नागरिकता भारतीय नागरिकता से यानी कि टर्मिनेट कर दी जाती है, यानी कि उससे उस व्यक्ति की भारतीय नागरिकता खत्म कर दी जाती है, निरस्त कर दी जाती है। एक होता है बाय डेप्रिवेशन, थर्ड मेथड, यानी कि किस तरीके से और नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो वंचितीकरण के माध्यम से, डिप्राइवेशन के द्वारा, यानी कि अगर कोई व्यक्ति फ्रॉड है, ठीक है, डिसलॉयल है रिगार्डिंग टू या टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन या भारत संविधान के प्रति वो लॉयल नहीं है, इस कंडीशन में भी उस व्यक्ति की नागरिकता उससे छीनी जा सकती है। तीसरा कम्युनिकेट विद द एनिमी, यानी कि अगर वो कोई व्यक्ति किसी देशी या विदेशी देश के साथ, किसी विदेशियों के साथ क्या कर रहा है? रिलेशन बना रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है ड्यूरिंग द वॉर, युद्ध के दौरान, तो ऐसी कंडीशन में भी उसकी नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। अब लिव आउटसाइड द कंट्री फॉर 7 इयर्स, अगर कोई व्यक्ति 7 साल तक भारत से दूर रह रहा हो या भारत से बाहर रह रहा हो, ऐसी कंडीशन में भी उसकी नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। यानी कि 2 इयर्स इंप्रिजन इन फॉरेन सेल
अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता का है और वो विदेश में 2 साल तक लगातार जेल में बंद है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी क्या होता है, उस व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। तो ये 3 तरीके थे जिस तरीके से भारत की नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। सबसे पहले रेनंसिएशन, स्वेच्छा से, दूसरा टर्मिनेशन यानी निरस्त कर दिया जाए, या डिप्रीवेशन, वंचितीकरण के द्वारा। इन 3 तरीकों से भारत की नागरिकता हो जाती है समाप्त। तो हमने अपनी तीनों क्लासों में भारत की नागरिकता को बहुत अच्छे से समझ लिया है, और यहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भाई इनमें से किस तरीके से भारत की नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है, या इनमें से कोई एक कंडीशन दे देगा तो बताओ ये कंडीशन कौन से एक्ट के द्वारा या कौन सी तरीके से भारत की नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। तो भारतीय नागरिकता का बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, और ये टॉपिक एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है। अपने नेक्स्ट क्लास में हम लास्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 का एक्ट, जिसमें हमने एनआरसी और सीएबी कैप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। प्लीज डीएम कोचिंग क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि और इंपॉर्टेंट क्लासेस मैं आपके साथ लगातार लाता रहूं।